अपोजिशन की ओआईसी कॉन्फ्रेंस करा के दिखाओ और लॉन्ग मार्च की धमकी। मुस्लिम ममालिक के सारे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर एक नया तमाशा लग गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। अदम एतमाद का तीर कमान पर चढ़ाकर अपोजिशन 8 मार्च से निशाना बांध कर खड़ी है, मगर मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत को ओआईसी कॉन्फ्रेंस की ढाल मिल गई है, जिससे सियासी तूफान में वक्ती ठहराव आ गया है। फरीकैन को अपनी अपनी हिकमत अमली पर गौर का मजीद मौका मिला है। हुकूमत की तरफ गवर्नर राज और जलसे से गुजर कर जाने के नारे फिजाओं में बिखर गए हैं। अपोजिशन की ओआईसी कॉन्फ्रेंस करा के दिखाओ और लॉन्ग मार्च की धमकी बुलबुला बनकर उड़ चुकी है। सियासी लड़ाई को हुकूमत सुप्रीम कोर्ट तक ले गई है, जहां सदारती रेफरेंस के जरिए पूछे गए सवालात के जवाबात का सबको इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट इस पर 5 रुकनी बेंच बना चुकी है। सियासी जमातों को वकला के जरिए अपने अपने जवाबात जमा कराने का भी कह दिया गया है। देखिए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का ऊंट किस करवट बैठता है, किसे राहत मिलती है और किस पर मुसीबत के पहाड़ टूटते हैं। हुकूमत बागी खिलाड़ियों को मनाने के हर मुमकिन जतन कर रही है। जहांगीर तरीन ग्रुप को भी काबू में करने के लिए कोशा है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन एक बार फिर हुकूमती इत्तेहादियों के दरवाजे खटखटाने लगी है। मौलाना फजलुर रहमान का मिशन कराची इसी सिलसिले की कड़ी करार दिया जा रहा है। मौलाना के बाद आसिफ जरदारी ने भी MQM से टेलीफोनिक राबता करके यकीन दहानी करा दी है। फिर भी मुत्तहिदा अभी खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन जुमानी बयानात से बगावत और उकताहट के इशारे बराबर दिए जा रहे हैं। अपोजिशन के इत्तेहादियों से दोबारा राबतों पर यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बागी खिलाड़ी हाथ से फिसल गए या फिर अपोजिशन हुकूमत का पक्का बंदोबस्त करना चाहती है, इसीलिए हर हरबा आजमाना चाहती है। इन्हीं हालात में हुकूमत और ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास की मेज़बानी हुकूमत कर रही है। 3 महीने में दूसरी बार ओआईसी के इस्लामाबाद में इजलास को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। आज का इजलास इस हवाले से भी अहम है कि इसमें पहली बार चीन के वज़ीर ख़ारजा ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में जहां इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का चर्चा किया, वहीं कश्मीर और फ़लस्तीन के मामले पर ओआईसी की नाकामी का भी जिक्र किया। मशवरा यह दिया कि ओआईसी और चीन को ब्लॉक बनाकर यूक्रेन जंग रोकने की कोशिशें करनी चाहिए। सवाल ये उठाया कि 1.5 अरब मुसलमान होकर हम दुनिया तक अपनी बात क्यों नहीं मनवा सके। क्या आज के इजलास के बाद ये तवक्को की जा सकती है कि ओआईसी तंजीम मुस्लिम ममालिक को दरपेश मसाइल पर एक मौक़िफ़ अपनाएगी? मज़म्मती बयानात से आगे बढ़ने की कोई उम्मीद है? और सबसे बढ़कर क्या चीन और मुस्लिम ममालिक का ब्लॉक मगरिब और अमरीका की नींदें नहीं उड़ा देगा? इन्हीं सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फोबिया के हवाले से बात की है। बाबर डोगर साहब, इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने बात की। वैसे तो बहुत से लोग डरे हुए थे कहीं वहाँ जाकर भी वो करप्शन के खात्मे और अपोजिशन नहीं छोड़ूंगा इस तरह की बातें ना शुरू कर दें, तो वो कहते काफ़ी मेच्योर आज उन्होंने स्पीच की। उसामा साहब, बड़ी आर्टिकुलेट स्पीच थी, बड़ी ज़बरदस्त स्पीच थी। वो सारे पॉइंट जो मेरे ज़हन में थे वो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर कहे। इस्लामोफोबिया के हवाले से, कश्मीर इशू के हवाले से, पैलेस्टाइन के इशू के हवाले से उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियरली कहा कि जनाब हमारे सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक हैं, इससे आगे कोई चीज़ नहीं है। ओआईसी के पास कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। मसला ये है कि इंटरनेशनल लॉज वो सारे हमारे हक में, अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी भी सलामती कौंसिल की जो करारदादें हैं वो सारी हमारे हक में है, कश्मीर के हक में है, पैलेस्टाइन के हक में है। लेकिन 1.5 बिलियन मुसलमान होते हुए हम एक मजबूत आवाज़ ही नहीं है। यहाँ पर ओआईसी जो है वो कश्मीर के हक में मेरे ख्याल से हज़ारों के हिसाब से करारदादें पास कर चुकी हुई है। पैलेस्टाइन के हवाले से हज़ारों के हिसाब से करारदादें पास कर चुकी हुई है। अब भी करारदाद पास कर दी है। इन करारदादों की क्या हैसियत है, दीवार पे लिखे अल्फाज की क्या हैसियत है जब तक उस पर अमल दरामद ना हो। अब मसला ये है कि एक तरफ करारदाद पास की जा रही है और यूनानिमस करारदाद पास की जा रही है कि इंडिया जो है वो कश्मीर के हवाले से यूएनओ जो है वो उसका नोटिस ले, वहाँ पर प्लेबिसाइड करवाया जाए। दूसरी तरफ दुबई और ये जो दूसरी अमारात हैं वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इंडिया नहीं, कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। पैलेस्टाइन के को उन्होंने मान लिया, इसराइल को उन्होंने उसके साथ सफारती ताल्लुकात स्टार्ट कर दिए। ओआईसी जो है वो बेबस होकर बैठी हुई है
और सारे देख रहे हैं कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो हो रही हैं। एक स्टेप आगे जाया जा रहा है। इंडिया के हवाले से तमाम अरब ममालिक जो हैं उनकी अरबों रुपए की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो साफ कहते हैं कि जी कारोबार के ऊपर हम पाकिस्तान को तरजीह नहीं दे सकते। तो फिर मेरा सवाल ये है कि फिर देखिए एक बहुत बड़ा इवेंट था, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। 3-4 दिनों के लिए कश्मीर फ़लस्तीन का इशू जो है वो दुनिया की हेडलाइंस में आ जाएगा। उसके बाद आज उस पर रेजोल्यूशन आ गई, उस पर सारे ममालिक ने बोल दिया, एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी आ जाएगा, वो तमाम मुस्लिम ममालिक के अखबारात और दुनिया इंटरनेशनल मीडिया की जीनत भी बन जाएगा। कल परसों चौथ उसके बाद क्या होगा? क्या कश्मीर का मसला उससे हल हो जाएगा? क्या फ़लस्तीन का मसला हल होगा? क्या इस्लामोफोबिया का मसला हल होगा? अच्छा, उसामा साहब इसके लिए प्राइम मिनिस्टर सही कह रहे हैं कि इसके लिए जब तक कोई कंक्रीट जॉइंट स्ट्रेटजी नहीं बनेगी ये मिसाइल हल नहीं होंगे। 1.5 अरब मुसलमानों की आवाज़ अनहर्ड ही जाएगी, उसको कोई तोजा नहीं देगा जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। 1.5 अरब मुसलमान है, 58 ममालिक है, 52 ममालिक है और इंडिया के सामने बेबस है, अभी तो इसराइल के सामने बेबस है। अच्छा गुलाम साहब, आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है? ओआईसी का इस तरह इजलास होना, अगर इसराइल को भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंसते होंगे कि अच्छा करारदाद ये है ना, बात की हो रही है, या ये परसेप्शन आज की दुनिया में कोई मानी रखता है कि फिर इससे लोगों की एक राय आमा बनती है, उससे कोई प्रेशर क्रिएट होता है? हमने बायकॉट भी होते देखा है भारतीय प्रोडक्ट्स का, और क्या ये 57 ममालिक मिलकर एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए नहीं आगे बढ़ सकते? शायद ये भारत पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। जिस तरह हमने देखा मलेशिया ने कुछ कहा तो उन्होंने कहा जी हम आपका तेल लेना ही बंद कर देंगे। 1.25 अरब की आबादी है, उनको मसला हो गया। तो हर मुल्क के अपने मफादात हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उस वजह से ये ओआईसी मिलकर भी कुछ नहीं कर पाती। आपके ख्याल से एक मजाक बन गया है, या आपको लगता है कि जिस तरह 15 मार्च का दिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाना, ये भी ज़ाहिर है पाकिस्तान आगे बढ़ा, ओआईसी की ज़ाहिर है इसमें सारे मिलकर आवाज़ उठाई तो कौम मुत्तहिदा को भी मानना पड़ा। क्या इस हवाले से भी कोई आप प्रैक्टिकल स्टेप देख रहे हैं या नहीं? लीग ऑफ द नेशंस का हाल सारी दुनिया ने देखा था, पाकिस्तान ने भी हालत उसकी देखी, और इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही ओआईसी की वो लीग ऑफ नेशंस के मुताबिक तकरीबन उसी तरह की बनी हुई है। एक ऐसा फोरम जहाँ पे नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन के अलावा आज तक किसी भी आपके इस फोरम से कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप नहीं उठाया गया जिससे हम ये कह सकें, या मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा नहीं किया गया। ये एक तरह से इकट्ठा हो जाना और 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन बैठना, उसके बाद अपने अपने घरों को चला जाना, फिर वहाँ पे जाके किसी को मुस्लिम उम्मा की फ़िक्र नहीं, और ना ही कोई ऐसी जो कंजक्टिव पॉलिसी है ऐसी जो तरतीब के साथ बनाई जाए कि मुस्लिम ममालिक उस पॉलिसी को आगे लेकर चलें, ऐसा आज तक कभी भी देखने में नहीं आया। अच्छी बात है कि मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होते हैं और इत्तेहाद मिल्लत की बात करते हैं, इत्तेहाद और यगानगत की बात करते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा इन ममालिक की अपने मुल्क से शुरू करते हुए बाकी ममालिक की सूरत हाल की तरफ जाऊँगा। यहाँ मुस्लिम उम्मा की दर्स दिया जाता है, तबलीग की जाती है, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करेंगे। आप अपने मुसलमान भाइयों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते और आप मुस्लिम ममालिक के सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। सऊदी अरब को देख लेंगे, वहाँ आपको वहाँ के अंदर आपको इख्तलाफात कैसे नज़र आते हैं। यहाँ आपको यूएई में देख लेंगे, वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं जिनका हम अपने मोहब्बत भरे दोस्तों की वजह से बात नहीं करते। और सूडान, उसके साथ अफ्रीकन ममालिक, उसके साथ लीबिया, शाम, इराक, ईरान, और फिर हमें अफ़गानिस्तान, फिर हमें, यानी कि पोलराइजेशन है। आपको हम मतलब डेस्परेटली हम वो पूरी बातें ऐसी परेशान कुन है कि वो हम नहीं कर सकते, और यहाँ पे आके बात करना शुरू करें। पहले अपने आप को तो अपने मुल्क में इकट्ठा कर लें, हम अपनी मिलत, अपनी कौम को तो इकट्ठा कर लें, हम एक साए तले, एक उस बैनर के तले आ जाएं। हमारे अंदर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक बर्दाश्त, तहम्मुल, बुर्दबारी होनी चाहिए, तभी हम दूसरों को तबलीग करेंगे। क्या वो है एक जुमला कि लोगों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, तो ऐसी कॉन्फ्रेंस से और ऐसी उससे क्या वो असर पड़ता है? जो डोगर साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक है, मुआशी तौर पे बाकी ममालिक में भी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन देखिए हम पूरी कौम इस्लामोफोबिया के खिलाफ तो इकट्ठी है, इस्लाम के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए, इस पर तो पूरी कौम इकट्ठी है। इसी तरह दीगर ममालिक फिर मुझे ये बताएं कि
अगर ये हमारी वजह से किया है ना उन्होंने इस्लामोफोबिया, तो 15 मार्च क्यों रखा है जिस दिन न्यूजीलैंड में मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ था? बुनियादी तौर पर जसिंडा आर्डन जो है उस वक्त से काम कर रही थी। इससे पहले कई ममालिक जो हैं वो बात कर रहे थे। मलेशिया बहुत अरसे से इस चीज़ के ऊपर लगा हुआ था। इस्लामोफोबिया का दिन मनाना और चीज़ है, और मुसलमान को देख के नफ़रत का इजहार करना, जो दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर मुसलमान का नाम देखते ही, मोहम्मद नाम देखते ही एक नफ़रत का इजहार किया जाता है, उसको कौन रोकेगा? दिन मनाते, माओं का दिन मनाया जाता है। क्या सारी की सारी माएँ जो हैं वो उनकी इज़्ज़त हो रही है घरों में? बापों का दिन मनाया जाता है। क्या बाप जो हैं वो 80-80 साल में मजदूरियाँ करके नौजवानों को नहीं पाल रहे? क्या अब जो दिन मनाना एक सिंबॉलिक, आप उसको अहमियत, कैंसर का दिन मनाया जाता है, सारी दुनिया सिगरेट पी रही होती है उस दिन, डॉक्टर्स भी सिगरेट पी रहे होते हैं। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमें अपने आप को, क्या हमने प्रैक्टिकली हमने ऐसा ही अपना हिपोक्रेट दिखाना अपने आप को? क्या हम अपने ऊपर नहीं लगा सकते, लागू नहीं कर सकते हुकूक लिबाद? ओआईसी मुआशी तौर पे इन ममालिक को, ओआईसी कंट्रीज़ को मुआशी तौर पे इनको अपना एक एजेंडा लाना होगा। उस एजेंडे को पूरा कराने के लिए इन्हें अपने मुआशी अहदाफ सामने रखने होंगे। किन किन ममालिक से किस तरह से कैसे ताल्लुकात, अगर इस्लामिक बुनियादों के ऊपर रखने हैं तो फिर इस्लामिक। गुलाम मुर्तज़ा साहब, इस इशू पे मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए, यूरोपियन यूनियन ने एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो वाबस्ता कर लिए हैं। अब यूरोपियन यूनियन में जितने भी ममालिक हैं उनकी आपस में इतनी ज़्यादा ट्रेड है कि कोई उनके साथ ट्रेड ना करे, अगर पाकिस्तान या कोई इंडिविजुअल मुल्क ना भी करे तो उनकी इकोनॉमी को फ़र्क नहीं पड़ता। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर 10 इस्लामी मुल्क जो हैं वो नहीं ट्रेड करते तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फ्रांस को आप करते तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। इशू ये है कि हमें एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाबस्ता करने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली जो ओआईसी अभी तक नहीं कर सका। मसला ये है कि ओआईसी के जो बड़े मुल्क हैं, सऊदी अरब है, गल्फ स्टेट्स हैं, इन सब के जो स्टेट्स हैं वो या तो यूरोप के साथ हैं या इंडिया के साथ हैं या ऐसे ममालिक के साथ हैं जो कश्मीर की वजह से वो या फ़लस्तीन हो वो उनको हशब करवा देते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि ओआईसी को चाहिए कि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करे। ओआईसी के ममालिक आपस में ट्रेड को बढ़ाएं, जो कि अभी तक मुझे नजर नहीं आया कि इनकी आपस में कोई ट्रेड बढ़ रही है, कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कोई इस तरह की चीजें हो रही हैं, वो नहीं नजर आ रही। दूसरी तरफ अगर आप देखें, नेटो है, नेटो एक फोर्स है। आप देखें कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो किस तरह उस पर पाबंदियां लग रही हैं, माशी पाबंदियां लग रही हैं, सब कुछ लग रहा है। हिंदुस्तान के हवाले से ओआईसी क्या कर सकी है? कुछ भी नहीं कर सकी। इसराइल के हवाले से ओआईसी क्या कर सकी है? कुछ भी नहीं कर सकी। सारे जो ममालिक है उनकी आपस में ट्रेड है नहीं है, सबकी ट्रेड या यूरोप के साथ है या इंडिया के साथ है। इतने हैवी जो उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। मैं सऊदी अरब में समझा एक ओआईसी की मीटिंग में पिछले साल गया, वहां पर वो बड़े सऊदी से बात हुई। वो मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुक हैं, पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, पाकिस्तान को छोड़ने का वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन जहां पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट आते हैं वो कहते हैं कि जी हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते। बड़ा ओपन लिखे, हमारी वहां पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, वो हम तय नहीं कर सकते। तो उसामा साहब, जब तक इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपस में डेवलप नहीं होंगे उस वक्त तक ओआईसी प्लेटफॉर्म कामयाब नहीं हो ये पहली दफा हुआ कि चीन के वजीर खारजा इसमें है, इसकी बड़ी अहमियत है। अभी मैं देख रहा था, आज भी रॉयटर्स ये छाप रहा है और सब ये बात कर रहे हैं कि जैसे अब पेट्रो डॉलर्स का दौर शायद खत्म होने वाला है। और मोहम्मद बिन सलमान ने 2 मरतबा इनकार किया। जो बाइडन अमेरिकी सदर से बात करने पर बड़े नाराज़ हैं। उनके इंटरव्यू में ये भी कहा गया $800 अरब हमारी इन्वेस्टमेंट है अमेरिका में, हम वो आहिस्ता निकाल रहे हैं, अगर अमेरिका को हमारी परवाह नहीं, हमें भी नहीं है। तो गुलाम साहब, ये कुछ आप देख रहे हैं कि जिस तरह अब चीन के सदर का दौरा सऊदी अरब का कहा जा रहा है और अब चीन की करेंसी में शायद तेल की तरसीलों में, कहने का मकसद यह है कि अब वो जो कहा जाता है ओआईसी भी अमेरिका के अंडर है, ओआईसी भी इसराइल के इन्फ्लुएंस में है, सबसे करीबी इत्तेहादी अमेरिका का इसराइल है, तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि अमेरिका की चल रही होती है और सऊदी अरब भी बड़ा डिपेंड करता है अमेरिका पे। तो अगर ये शिफ्ट होता है, जिस तरह बात हो रही है कि चीन की ब्लॉक में जा रहे हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? ओआईसी अगर चाहता है कि वो एक ऐसा अमली फोरम बनकर सामने आए और मुसलमानों की उमंगों की ख्वाहिशों के मुताबिक जो है वो एक अदारा बने,
तो सबसे पहला एक सिंपल सा स्टेप है कि ओपेक की तमाम जो इनकम इनकमिंग है, आउटगोइंग और इनकमिंग जितनी इनकम है वो उसका एक इस्लामिक बैंक जो है वो तरतीब दिया जाए और तमाम की तमाम हुकूमतें उस बैंक में अपने प्लेजेस करें। मुस्लिम उम्मा के बैंक का क़याम अमल में लाया जाए, सूद से पाक, उसमें इस्लामिक बैंकारी के असूलों के तहत तमाम स्टेट्स जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वो अपना उसको हेड ऑफिस डिक्लेयर कर दें, फाइनेंशियल हेड ऑफिस उसको डिक्लेयर कर दें। फिर वो उसके बाद पैसे उधर से आएँ उधर से जाएँ, उसके मुख्तलिफ मुल्कों में ब्रांचें हों उसकी, तो ये आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली एक जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं उससे शिफ्ट हो जाएगी, उनके ऊपर आपका एहसार कम हो जाएगा, आपकी पॉलिसियों में उनका अमल दखल कम हो जाएगा, आप एक सॉवरन मुस्लिम कंट्रीज़ के तौर पे पहचाने जाने लगेंगे। फिर आप मुस्लिम प्रोडक्ट्स जो हैं, हलाल प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए फिर आप छोटे गरीब मुस्लिम ममालिक हैं, उनको आप साथ खड़ा करने के लिए आप एक जितना भी काम हो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, मुनज़्ज़म तरीके से हो, आप शुरुआत इससे कर लें। अगर आप आज अनाउंसमेंट कर दें कि जो सऊदी अरब समेत सबसे ज़्यादा जितने भी अमीर ममालिक हैं, ब्रुनेई, दारुस्सलाम, मलेशिया, यूएई, इंडोनेशिया, जितने भी ममालिक हैं, उन सब की रकम इस्लामिक बैंक जो है वो उसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। जद्दा में कायम करें या दुबई में कायम करें या इस्लामाबाद में कायम करें, इसमें डाल दें। उसके बाद फिर स्टेट लेवल के ऊपर चीज़ें चलती रहें। आप ये देखेंगे दुनिया आपके एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले को सुनना शुरू कर देगी, उसके ऊपर अमल दरामद करना शुरू कर देगी। क्योंकि जितनी भी ट्रेड्स आपके साथ लोग करेंगे, मुस्लिम ममालिक के साथ कोई भी ट्रेड करेगा, वो इस्लामिक बैंक के ज़रिए से पैसे उसको जाएँ और इस्लामिक बैंक के जरिए से उसके पैसे आए, तो वो आप ये देख लें, सिर्फ एक कदम उठाने से ये जो बात आपने शुरू में कही थी लड़ाइयों की, पहली चीज़ तो मुझे लगता है वाकई आपकी बात ठीक है कि उसको खत्म करना होगा। ईरान सऊदी अरब में अलग नजर आते हैं, अगर यमन को ही देख लें, तो यमन को अगर आप देख लें तो वहीं पर जंग हो रही है। वो जंग अब हम नेटो में आपस में जंग नहीं देखते, हम यूरोपियन यूनियन में आपस में नहीं देखते, लेकिन ये ओआईसी में तो आपस में ही ममालिक में जंगें हैं, इख्तलाफात और दीगर चीज़ें तो और बात है, बाकायदा जंगें हो रही हैं। लेकिन बाबर डोगर साहब, आखिर में चूँकि ब्रेक होने वाली है, उसके बाद हमने एक और मौजू पर बात करनी है, मुल्क की सियासत है। एक कम से कम ये जो करारदादें होती हैं, इसका कुछ तो असर होता होगा कि प्रोटेस्ट शुरू कर देता है भारत के, जी ये हमारा इंटरनल मामला है, मकबूजा कश्मीर डिस्कस ना करें, इसराइल का भी कुछ ना कुछ रिएक्शन आता है। कम से कम इसका सिफारती सतह पर तो एक होता है कि एक चीज़ अलाइव है, फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, जी हमने इतने बड़े लेवल पर सारे मालिक मिलकर करारदाद पास की हुई है, उसकी कुछ तो पासदारी करें। ठीक है कि उसके खिलाफ आप चल रहे हैं, लेकिन कुछ शर्म हया के साथ तो चलें, कुछ ना कुछ तो उसका प्रेशर होता है या नहीं? समझ जो भी है, जब ये करारदादें पास होती हैं दुनिया में 50-60 के करीब ममालिक जो हैं वो एक जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो इशू करते हैं किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़, तो बाल उसका एक इम्पैक्ट तो होता है, दुनिया की मीडिया का वो सारी हेडलाइन का हिस्सा बनता है और एक इम्पैक्ट जाता है उसका, ये नहीं कि नहीं जाता। तो एक इशू लाइव रहता है कि भाई हाँ जी ये कह रहे हैं कि इशू लाइव रहता है, लेकिन मसला है, इसको हल होना चाहिए। एक पॉइंट जो है वो मैं इस पे थोड़ा उस पर आना चाह रहा हूँ कि ओआईसी की ये जो मीटिंग पाकिस्तान में हुई है वज़ीर ख़ारजा की, ऑफ कोर्स पिछले 20 साल का ये सबसे बड़ा इवेंट है जो मुझे नज़र आ रहा है। 57 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आए, चाइना से उनके वज़ीर ख़ारजा आए, उसके बाद सारी दुनिया का पाकिस्तान फोकस बना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुझे नज़र आया, गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो प्राइम मिनिस्टर की, फॉरेन मिनिस्टर की, मिनिस्टर्स की वो डाउन थी। अच्छा। जिस तरह से हमें उसे कैश करना चाहिए था उस तरह से मुझे नहीं लगा कि हमने उसे कैश कर पाए हैं। हमारे मीडिया का भी फोकस उस तरह से नहीं बन सका, उसकी ओबियसली वजह लग रही थी कि अदम इत्मीनान की तहरीक है और उसकी वजह से गवर्नमेंट डाउन है और प्राइम मिनिस्टर भी डाउन थे, वज़ीर ख़ारजा भी डाउन थे, मिनिस्टर्स भी डाउन थे, कोई इस तरह के एग्रीमेंट्स नज़र नहीं आए, कोई बाहर की पार्टिसिपेशन बड़ी ज़बरदस्त नज़र नहीं आई। तो इतना बड़ा इवेंट था, लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह से अदम इत्मीनान की तहरीक की वजह से उसको उस तरह से कैश गवर्नमेंट नहीं कर पाई जिस तरह से कैश कर सकती। मुझे ब्रेक ले गुलाम साहब, आपको लगता है कुछ फ़र्क पड़ा पाकिस्तान की इंटरनल सूरत हाल की वजह से? जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे चांद को ग्रहण लगा हुआ होता है, इसी तरह से लगा है। कोशिश की गई है हुकूमत की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से और वज़ीर जो ख़ारजा हैं उनकी जानिब से भरपूर कोशिश की गई है कि इसके अंदर वो अपना बॉडी लैंग्वेज बेहतरीन अंदाज में पेश करें। लेकिन ये अपोजिशन का भी काम बनता था कि उन्हें इस इवेंट को एटलीस्ट गुजार लेना चाहिए था, जो भी काम करना था
वो 2 दिन आगे क्या और पीछे क्या, कल जब गुजर जाती तो 24-25 से ही वो आगाज़ कर देते चीज़ों का और उसको लेके चलते। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमारे जो, मैं यही बात मैं कर रहा था कि हम तो आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को दरख्वास्त देना पसंद नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते, तो हम मुस्लिम उम्मा को यूनिटी और इकट्ठ करने की बातें करते हैं। तो ये हमारी हाइपोक्रेसी है, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। चलिए ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया हुकूमत को छोड़ने का, क्योंकि बात बहुत दफ़ा हो चुकी है। फजलुर रहमान साहब ने तो फैसला भी सुना दिया कि जी इत्तेहादी छोड़ गए हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है, और वो MQM से मिले भी हैं जाकर, और MQM ने कोई ऐलान तो नहीं किया, लेकिन जब मौलाना साहब ये बात कर रहे थे तो खामोशी थी। इसका मतलब है क्या वाकई वो छोड़ रहे हैं और 1-2 दिन में ऐलान होने वाला है। उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। मुलाकातें हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं, दावे हो रहे हैं कि जी हुकूमत अब चंद दिन की मेहमान है, यही महीना आखिरी है, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। MQM से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर मुलाकात की है, ये मुलाकातें चलती चली जा रही हैं। फिर जरदारी साहब ने फ़ोन पर भी बात की है। अब MQM की डिमांड्स ऐसी हैं, क्या वो मानी जाएंगी और फिर गारंटर उसमें नून लीग होगी, ये बड़े सवाल हैं। वरना तो जाने को ऐसा लग रहा है कि तैयार है जनाब MQM। फिर काफली का भी कहा जा रहा है कि 26 मार्च से पहले शायद मुश्किल ही है कि काफली भी कोई फैसला सुनाए, और तकरीबन 25-26 मार्च यही तारीख MQM के हवाले से दी जा रही है। अब इन 2 जमातों पर बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है। साथ ही बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के ऐलानात की बात हो रही है कि जो ही अदम इत्तेमाद कामयाब होगी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी वापसी का ऐलान कर देंगे, और इस हवाले से वो ज़ाती माली से मशवरे भी कर रहे हैं। अब ये एक अजीब बात इसलिए लगती है कि उनके 4 ऑपरेशन होने थे, लेकिन अब बात हो रही है कि अदम इत्तेमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। बाबू डोगर साहब, ये अब सवाल 2 मेरे जहन में आ जाते हैं कि मियाँ नवाज़, एक सवाल में सारी बात खत्म हो जाएगी, क्या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अदम इत्तेमाद भी कामयाब हो रही है, इत्तेहादी भी साथ आ रहे हैं। इसी सवाल में मेरा ख्याल है सब चीज़ें छुपी हैं कि अगर मियाँ साहब वापस आ रहे हैं तो सब फिर ख़त्म हो रहा है। देखें उसामा साहब, पहली चीज़ ये है कि अदम इत्तेमाद की तहरीक कामयाब हो, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, और उसके बाद फिर कोई जो उनको सज़ा हुई है, जो लाइफ ताहयात नाहली है, उसको डिटरमिन किया जाए कि वो 5 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, कितनी हो सकती है। अदरवाइज़ वो एक सज़ा याफ्ता शख्स है जो कोर्ट के एब्सकॉन्डर है। मोहम्मद जुबैर साहब का कहना है वो आकर अदम इत्तेमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद नवाज शरीफ वतन आएंगे वापस, तो क्या उसके बाद लॉ चेंज हो जाएगा उसामा साहब? क्या वो कोर्ट के एब्सकॉन्डर नहीं रहेंगे उस वक्त? मेरा सवाल सामना करेंगे। तो लॉ तो यही कहता है कि जब कोई एब्सकॉन्डर जहाज से उतरेगा तो वहां पर कानून, वहां पर पुलिस वाले खड़े होंगे, वो उनको पकड़ेंगे और जाके जेल में बंद कर देंगे, अनटिल अनलेस उनकी बेल नहीं हो जाती, अनटिल अनलेस इसी का फैसला नहीं हो जाता कि उनकी सजा का फैसला नहीं हो जाता। किस तरीके से वो शेर हैं, वो पिंजरे से थोड़ी डरते हैं, वो डरते थोड़ी हैं। कोई पहले भी गए हैं, आकर उनको जेल का सामना करना पड़ा। हाँ, ये होगा, ये आएंगे और जेल जाएंगे, कोई मसला नहीं। घर को सब जेल डिक्लेयर किया जा सकता है, ये हो सकता है कि जेल के अंदर उनको फैसिलिटीज ज्यादा दी जा सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनाब मियाँ साहब आएँ और वहाँ से अपने घर चले जाएं और वहाँ से फिर बाद में जनाब देखी जाएगी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर इससे ज्यादा कानून का मजाक नहीं हो सकता। इतवार को आपने भी इतना अरसा गुजारा, इतवार को कभी सुना है अदालत लगी हो? सर, अदालत उज़्मा कभी सुना है? मतलब हायर कोर्ट्स, अदालत उज़्मा से मुराद सुप्रीम कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट्स कभी सुना आपने? सर बताएं कितनी दफ़ा याद है आपको संडे को अदालत लगी हो, अदालत से फैसले सुनाए? कम होता है ना। तो जब ये हो सकता है सर तो फिर कुछ भी हो सकता है। गाजी साहब, जी जी जी, उसामा गाजी साहब, अदालत के हवाले से मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जो अदालतें हैं उसमें एक ड्यूटी जज होते हैं, और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में संडे को भी अदालतें, किसी भी मुल्क की अदालतें किसी दिन 24/7 बंद नहीं होती। और ये हमारी हाई कोर्ट्स भी हों, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, किसी भी जगह पे एक ड्यूटी जज मुकर्रर होते हैं और हर जगह पे होते हैं। कोई भी इमरजेंसी हो तो उनसे बस देख ले। फिर मेरी बात हो सकता है। मसला ये है वो सर इतवार को मियां साहब आते हैं, मियां साहब को अगर इमरान खान साहब इतवार हो या ईद हो या शबरात हो या रोजे हो, सर मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि मियां साहब के ऐलान करने की देर है, मियां साहब के ऐलान करने की देर है, उसके बाद संडे को भी रिलीफ मिल सकता है, उसमें कोई ऐसी नहीं है, अदालतें खुली होती हैं। सर अदालत क्या बेल ले लेगी? बेल किस तरह से उनकी अदालत ले लेगी? मुझे तो ये आपकी ये बात समझ नहीं आ रही। देखिए
केस को अल्टीमेटली सर मियां नवाज शरीफ है सर, 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म, उनके लिए सब कुछ हो सकता है सर। मैंने खुद देखा सर, टाइम बार्ड केस खुल सकते हैं इस वतन में सर, जाने दें आप बात। टाइम बार्ड यानी जो तारीख में नहीं होता कि एक केस हो गया, फाइनलिटी हो गई, खत्म केस, उसके बाद आप उसको छेड़ ही नहीं सकते। लेकिन मियां साहब के लिए वो केसेस दोबारा खुले, सजाएं खत्म हुई, सब कुछ हो जाता है। बात ये है कि अब ये डिपेंड करता है शहबाज शरीफ साहब पे और शरीफ खानदान पे। शरीफ खानदान ने, मैंने देखा कि उन्होंने हर मौके पे ये साबित किया कि कानून जो है वो एक मोम की बत्ती है, अच्छा, जिसको जब चाहे दबा लें। अच्छा, आगे भी ब्रेक पर भी बात करनी है। अभी हम मियां नवाज शरीफ साहब और ब्रॉड शीट के हवाले से तफसील से बात करनी है। तो मैं तो इतना कहना चाह रहा था, वो खुद भी खेलते हैं, वो खुद ये मैसेज देते हैं कि कानून हमारे सामने कुछ नहीं है। अदरवाइज मैं दुनिया के किसी महद्दब मुल्क में कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे उनका बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे उनका भाई हो, मसला ये है कि इसहाक डार भी स्कॉन्डर है, नवाज शरीफ साहब भी स्कॉन्डर है। वो पाकिस्तान आए, अदालतों के सामने पेश हों। पहले उनको ये डर था कि जी मेरे खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, गवर्नमेंट जो है वो मेरे अब वो फिर कोर्ट तो इंडिपेंडेंट है, वो जो भी कोर्ट का फैसला आए उसको माने और उतनी देर वो जेल में रहे। चले, पहले गुलाम साहब आप बताएं इत्तेहादियों का। अब ये MQM दूसरी दफा इस तरह से कह रही है। मुझे याद है पहले इन्होंने कहा कि जी सिंध में 7 सितंबर इत्तेफाक हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़ेह स्टेटमेंट आ गई और खबरें चल गई कि जी इत्तेफाक हो गया MQM और पीपल्स पार्टी, और साथ ही MQM ने कहा नहीं जी अभी हमने कुछ फाइनल नहीं किया। तो ये भी कहीं उसी तरह की सूरत हाल तो नहीं है? मौलाना साहब कह रहे हैं कि फैसला हो गया है, मैं जिस लिए आया था वो काम हो गया है, इत्तेहादी साथ छोड़ चुके हैं, अब ऐलान हो जाएगा 2 दिन में। ऐलान तो तब भी होगा ना जब बिगल बजेगा और इनको पता हो कि कोई और भी हुकूमत फॉर्म होगी और हम उस हुकूमत का हिस्सा होंगे, तभी अनाउंसमेंट करेंगे। अगर मंडे को माफ़ कीजिएगा 25 तारीख को अगर स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इजलास फातिहा के बाद ही उसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए एडजर्न कर देते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, फिर ये इतनी देर तो दूर वजारतों से पानी मछली के बगैर कैसे, क्या कहते हैं, दिन में नहीं, मछली पानी के बगैर कैसे रह सकती है? चंद दिन ये लोग इक़्तिदार के बगैर कैसे रह सकते हैं? चंद दिन उस वक्त तक नहीं अलहदा होंगे हुकूमत से जब तक अगली हुकूमत का इनको मुकम्मल यकीन ना हो जाए और या किसी जगह से छोटी मिल जाए कि भाई लेकिन चेंज होगी, तो कहा है आप उसमें होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है पहले हम मुस्ताफी होंगे, वो कोई भी हो। ये सूरत हाल जो है वो किसी भी जमात की है। ये जो जमातें जितनी ये 19 सीटों वाली जमातें हैं, इनकी यही कैफियत है और ये कोई हालात व वाक़यात के मुताबिक नहीं फैसला करना। इन्होंने तो देखना है कि या कोई हमें इंस्ट्रक्शन आ जाए, नई इंस्ट्रक्शन आती तो फिर हालात ऐसे हो जाए कि पता लग जाए कि अब मैच होगा ही होगा, फिर वो किसी खिलाड़ी किसी टीम का साथ देना शुरू कर देंगे। अदरवाइज आपको ऐसे ही पिंग पोंग नजर आएगा। एक लोग कहेंगे अभी अनाउंस कर रहे हैं, आपने मुझे वैसे लाजवाब कर दिया गुलाम साहब। अब मुझे समझ आई है, अब मुझे इस बात की समझ आई कि वो जो कहते हैं ना कि हमारा झुकाव तो अपोजिशन की तरफ है, सारी इत्तेहादी जमातें कहती हैं वजारतें, यानी हम हैं हुकूमत में लेकिन झुकाव हमारा उस तरफ है। अब ये कितना झुकाव है, ये झुकाव जितना मर्जी हो जाए, जब तक आपने उस तरफ जाना नहीं, वो जब तक वजारत इस्तीफा नहीं देना। लेकिन बाबू साहब एक और सवाल जहन में आता है कि क्या OIC के कुछ ऐसे ममालिक हो सकते हैं जो कहें कि भाई पाकिस्तान देखें स्टेबल होगा, हमारा भी इसमें फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, तो थोड़ा कुछ बैठ जाते हैं, कोई बात ऐसी कर लेते हैं, कोई विन सिचुएशन कबल वक्त इंतखाबात की बात या कुछ ऐसा कोई बिठा सकते हैं? कुछ ऐसे मुल्क हैं कि आपको लगता है कि नहीं ये दोनों इतनी दूर जा चुके हैं कि ना इमरान खान सुनेंगे, ना उधर से फजलुर रहमान, शहबाज, नवाज शरीफ या जरदारी साहब कहेंगे नहीं आप बीच में ना आए? उसामा साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई OIC के ऐसे ममालिक हैं जो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट बच जाए या गिर जाए। वो देख रहे हैं और जो चीज़ें हैं जिस तरह से जा रही हैं, जो मुझे लग रहा था कि इत्तेहादी भी और उसके साथ साथ अदारे भी, वो सारे ये चाह रहे थे कि OIC की मीटिंग जो है ये हो जाए और OIC की मीटिंग से पहले कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से OIC की मीटिंग, सारी दुनिया का फोकस पाकिस्तान है, सारी दुनिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, मुस्लिम ममालिक के सारे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ पर एक नया तमाशा लग जाए। तो एक सेंसिटिव इशू था। कल परेड हो जाएगी और उसके बाद वज़ीर ख़ारजा जो है वो कल से वापस जाना शुरू हो जाएंगे, तो 24 को आप देखेंगे कि एकदम आपको वाज़ेह तब्दीलियाँ नजर आनी शुरू हो जाएंगी। और इत्तेहादी जो हैं वो जो अभी तक डावाडोल थे, अच्छा देख रहे हैं, कर रहे हैं, करते हैं, आप देखें वो खींचते वो सारी चीज़ें 24 तक चली गई हैं ताकि OIC गुजर जाए। OIC गुजरने के बाद कई आपको वाज़ेह तौर पे इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे
कि चीज़ें किस तरफ जानी। इशारे तो सर बहुत ज़्यादा हैं, वो कहते हैं जी हमारा झुकाव अपोजिशन की। सर खाली झुकाव की बात नहीं है, अभी तो वो बड़े नप्पे तुले में एक लफ्ज़ को तोल के बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो खुल के बात करेंगे। 24 और 25 को आप देखेंगे खुल के बातें होनी शुरू हो जाएंगी कि जनाब उनका झुकाव किस तरफ है। साहब अच्छा सर, मुझे ब्रेक लेनी है। गुलाम साहब बिल्कुल जो बात आपके जहन में, आप मुस्कुराए हैं, मैंने ये सुनना है आपसे क्या बात है। और साथ ही ब्रॉड शीट जो है अब उसके सरबराह माफ़ी मांग रहे हैं मियां नवाज शरीफ से। अब और कौन कौन माफ़ी मांगेगा उनसे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त भी लंदन में हैं, बरतानिया में हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान में अदम एतमाद का शोर है। जिस तरह हमने पहले बात की कि अब ये खबरें आ रही हैं कि अदम एतमाद कामयाब होते ही मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का ऐलान हो जाएगा, लेकिन साथ मुआफ़ी के भी ऐलानात हो रहे हैं। और जैसे जैसे अदम एतमाद का मामला आगे बढ़ रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब से लोग माफ़ी मांगने लग गए हैं। जिस तरह वो लोग जो तहरीक इंसाफ को जिन्होंने ज्वाइन किया था, अब वो भी भाग भाग कर मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहे हैं। टिकटें भी उन्हीं से मांगी गई हैं। नवाज शरीफ साहब से राब्ते भी हुए हैं। अलीम खान साहब की मुलाकात के चर्चे हुए, वो भी मिल चुके हैं वहाँ जाकर नवाज शरीफ से। तो आप ब्रॉड शीट के सरबराह जिनका ये कहना था जी मेरी वजह से नवाज शरीफ को सज़ा हुई, मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन की और काफ़ी करोड़ों डॉलर भी उन्होंने ले लिए हैं, अब उन्होंने मियां नवाज शरीफ से माफ़ी मांगी है कि जनाब मुझे माफ़ कर दें, मैंने सारा ये केस ही बड़ा गलत बनाया। तो बाबर डोगर साहब ये सब क्या हो रहा है? मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं बरतानिया में, जिस तरह वो कहते हैं घुस के मार रहे हैं, मरीम साहब ने कहा है, तो वो अब ब्रॉड शीट तक भी घुस गए हैं और उनको भी इतना मारा है कि वो अब माफ़ी मांग रहे हैं। उसामा साहब, मुसा काज़वी एक सज़ा याफ्ता शख्स है और एक करप्ट आदमी है, बेसिकली एक करप्ट आदमी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस बंदा वो कोर्ट में गया, कोर्ट में नून लीग के दौर में गया और उसने डैमेजेस क्लेम किए और उस वक्त ये कह रहा था कि मुझे जो मुशर्रफ के साथ एग्रीमेंट था वो ये था कि मैं इलीगल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इन्वेस्टिगेट करके एविडेंसेस उसके गवर्नमेंट को दूंगा और उसके बदले में उसका मुझे 20% शेयर मिलेगा और मेरी फ़ी दी जाएगी जी। और वो $100 मिलियन मांग रहा था कि जी मैंने नवाज शरीफ के लंदन में ये जो फ्लैट्स हैं ये मैंने निकाल के दिए और इसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ निकाल के दिए हैं, बैंक अकाउंट्स पता करके दिए हैं, तो इसका मेरा $100 मिलियन बनता है। और उसने जो अपील की थी 2016 में नवाज शरीफ के दौर में की थी। बाद में वो केस चलता अब वो $28.5 मिलियन पे चीज़ें सेटल हुई और वो पेमेंट ले चुका है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। अगर वो सारा कुछ गलत था और वो शर्मिंदा है तो $28 मिलियन वापस कर दे। वो किस चीज़ के रखे हुए हैं उसने? और अब मैं तो हैरान हूँ कि $28 मिलियन, $28.5 मिलियन एक चले गए, $1.5 मिलियन वो जेम्स जो था कोलोराडो वाला वो ले गया, वो फ्रॉड में ले गया जरदारी साहब के दौर में, और $30 मिलियन तो हम वैसे पे कर चुके हुए हैं और आया एक आना नहीं है। और उसके बाद जनाब वो $30 मिलियन जाने के बाद वो कहता है जी कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तो मुझे तो समझ साहब ये सारा टोपी ड्रामा है। वो बंदा जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, वो खुद सदा याफ्ता है, उस पर अपने पे करप्शन के इतने चार्जेस हैं, उसकी माफ़ी की क्या हैसियत? तो फिर वो अपना हिस्सा भी ले चुका हुआ है, तो उस बंदे को जो भी पैसा देगा जो मर्जी उससे बुलवा ले। तो अच्छा, और सेकेंडली वो इंटरव्यू दे किसको रहा है, आप ये भी नोट करें, ये सारा अरेंज किया गया। ये कोई माफ़ी फी सबीलुल्लाह नहीं हुई जो मुझे ज़ाहिरन नज़र आ रहा है। जिस चैनल को वो इंटरव्यू दे रहा है, जिस तरह से चीज़ें मैनेज हो रही हैं, वो मेरे लिए तो सारा अमल ही डाउटफुल है। तो समझ ना उसकी कोई हैसियत नहीं है। एक बंदा पहले 28-29 मिलियन ले चुका हुआ है, उससे पहले मुशर्रफ दौर में पता नहीं कितने ले चुका हुआ है। अब वो आगे कह के जी वो तो सारा कुछ झूठ था, तो भाईजान वो फिर $28 मिलियन किस चीज़ के लिए हो? तो तुमने अपना शेयर लिया है, प्रॉपर्टीज जो तुमने दी थी, और फिर तुमने ये कहा कि GIT का जो सारा मटीरियल है वो मेरा प्रोवाइडेड है, मैंने दिया हुआ है और मेरी इन्वेस्टिगेशन और मैंने नैब को सारे कागज़ दिए हुए हैं। और अब तुम आगे कह, तो वो कागज़ कहाँ से आ रहे थे? वो कौन से कागज़ थे जो तुम दे रहे थे? वो तुम कहते थे कि प्रॉपर्टीज मैंने ढूंढ के दी हैं, वो क्या था? तो बंदे में कोई शर्म या होनी चाहिए। करप्ट आदमी की क्या समझ, मेरी नज़र तो कोई अहमियत। गुलाम साहब, ये हमारे मुल्क का अलमिया है। इतनी अजीब बात है कि इस पर रोएं हंसें कि इक़्तिदार में आ जाओ तो सब धुल जाता है। अब ये इमरान खान साहब इक़्तिदार से हटेंगे तो पता नहीं क्या क्या केसेस खुल जाएंगे इनकी काबीना के भी, और अगर फिर कभी दोबारा वापस आए तो वो सब शायद खत्म हो जाए। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही होता है, इक़्तिदार से जाते हैं तो पता नहीं वो क्या क्या केस होते हैं, फिर जब वो 10 साल का एग्रीमेंट मुशर्रफ से होता है सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर वापस आते हैं, जिन केसेस के फैसले हो गए थे वो सब खत्म हो जाते हैं, फिर केसेस निकलते हैं जो कहीं पीपल्स पार्टी के दौर के हैं, कहीं पुराने इनके अपने दौर के हैं, उनमें फिर जनाब सजाएं शुरू हो जाती हैं। या केस ये आपके तो नहीं है, ये जो 16 अरब और ये मकसूद चपड़ासी, ये TTs, ये सारा कुछ, ये तो पुराने। मेरा ख्याल है कि मुसा कावी को नजर आ गया है
कि जनाब अब इमरान साहब जा रहे हैं तो आगे अब इमरान खान की प्रॉपर्टीज भी मैंने ढूंढनी है, तो मैंने आगे शहबाज शरीफ से एग्रीमेंट करना है, माफी मांग लो और अगला कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लो। बहुत खूब, बहुत खूब। गुलाम साहब यही चक्कर है। देखिए, सबसे अहम बात इस हवाले से ये है कि हमारी हुकूमत को और हमारे नैब को विद इन नो टाइम लिमिट इस बयान को लेके वहाँ एक कोर्ट ऑफ लॉ में लंदन में चले जाना चाहिए और इमीडिएटली उसके ऊपर ये हमारे जो पैसे उनको गए हैं उसके वापसी रिकवरी और उसके ऊपर डैमेजेस क्लेम जो है। ये किस बुनियाद पर? ये झूठ बोलता रहा, इसने कहा जी मैंने तो रिकवर करके दिया। इसका मतलब है ये कह रहा था कि अब कह रहा है माफी दे दें, ये सब गलत था जो उसने पकड़ के दिए। इमीडिएटली ये काम हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए और इस शख्स को मोस्ट वांटेड डिक्लेयर करके वहां से तलब करना चाहिए। 4 दिन बाद उन्हें होना है, नहीं होना, अब कौन सी गवर्नमेंट है? नहीं, गवर्नमेंट तो है ना, गवर्नमेंट तो जब तक गवर्नमेंट जब तक अब अगले 4 दिन 5 दिन के बाद तो प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं है। चलो, लेकिन ये है कि ये होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारे बड़ी कैलकुलेशन करके ये स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, बात तो ठीक है जी। बाज़ खराब भी हो जाती हैं, कैलकुलेशन बाज़ खराब भी हो जाती हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, कैलकुलेशन बाज़ खराब हो जाती हैं। इतनी बातें हमने की हैं, सारी बातों के जो सबसे अहम बात इस हवाले से है, पाकिस्तान में पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बिल्कुल बनाए जाते हैं, सियासतदानों के ख़िलाफ़ बनाए जाते हैं और उनमें इसी तरह से कंकॉर्डेड किस्म का मटेरियल भी यूज़ होता है और मीडिया ट्रायल भी उसके साथ मुख्तलिफ जर्नलिस्टों को और सबको इस तरह की तफसीलात दे के वो भी साथ करवाया जाता है। लेकिन मैं कतन इस केस की बाबत बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल आपको प्रैक्टिसेस जो मेलफाइड प्रैक्टिसेस हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मलाइन करने के लिए, वो ये होती रही हैं और इसी तरह से हम देखते रहे हैं कि राई का पहाड़ यहाँ पाकिस्तान में हमेशा बनाया जाता रहा। तमाम सियासी जमातों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाया। इस शख्स के हवाले से मैं कहूँगा कि इसके ऊपर हमारे टैक्स पेयर्स की मनी खर्च हुई है, इसको बुलाया जाए। इतना बड़ा मुआहदा एक हमने किया था, चलो नवाज शरीफ को तो नहीं ला सके, उसका तो समझ आ रही कि वो खुद शायद आ जाएं, तो ये इसको लाया जाए ज़रूर यहाँ पे। ये हमें कम से कम इसका दीदार कराया जाए, यहाँ कोर्ट ऑफ लॉ में इसको पेश किया जाए पकड़ के और उनसे लिए कि ये हमारा मुजरिम FIR काटी जाए इसके ऊपर, इसने ये काम किया था। FIR काटना तो कोई ज़्यादा बड़ा जुर्म नहीं है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, कर सकती है इसकी, उससे हमसे अहमद मुल्क कोई और दुनिया में मिलेगा नहीं। मगर जेम्स कोलोराडो जो है वो $1.5 मिलियन ले गया जाली क्लेम के साथ हमारी गवर्नमेंट से। ये $28.5 मिलियन ले गया। जब इसको $28.5 मिलियन की पेमेंट हो गई, उस वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को याद आया, उन्होंने नैब को नोटिस भेज दिया कि जनाब इसमें से तो आपने वो टैक्स काटना था, 15% सेल टैक्स काटना था, वो क्यों नहीं काटा गया जी? और जनाब वो उन्होंने कहा जी अब तो पेमेंट ही हो गई। ये आपको बाद में याद आया, तो अंदाजा लगा लें कि ये हमारा सिस्टम इस तरह से वर्क करता है। यानी बाबर साहब, हम लुटेरों के पीछे जाते हैं, साहब आपने बात की ना और लुट जाते हैं। जी गुलाम उसामा साहब, आपने एक बात की ना कि जब इक़्तिदार चला जाता है तो फिर बहुत सारे केसेस निकल आते हैं। चलें, इक़्तिदार के दौरान ही मैं आपको एक लाहौर के गुलबर्ग में एक बहुत बड़ा प्लाज़ा ज़ेर तामीर है, कुछ बन गया है, कुछ बनने वाला है, उसमें हम एक मिनिस्टर और एक महा मिनिस्टर उसमें हिस्सेदार हैं। एक बन्नी चौक में प्लाज़ा है और वो काफ़ी बड़ा प्लाज़ा है रावलपिंडी में, उसमें भी 2 लोग हिस्सेदार हैं। और एक पेशावर में दीन बिल्डिंग के पास एक प्लाज़ा है, उसमें भी 2 लोग हिस्सेदार हैं। और ये मैं बात आपको इक़्तिदार के होते हुए, इक़्तिदार में होते हुए लोगों की बात बता रहा हूँ। लेकिन सर ये केसेस तो बाद में बनेंगे ना, इक़्तिदार में तो शायद नहीं बनेंगे, यही कहना चाह रहे हैं? तो फिर जाहिर बात है, वो एक फ़ाइल थी ना, किसी ने वो मुकदमा हुआ किसी के ऊपर, अगली दफ़ा आवाज़ लगी, उसने कहा जी हमारा मुलज़म जो है वो मिनिस्टर हो गया है, इसलिए वक्त है कि वो वापस दोबारा मुजरम बन जाए, ये फाइल दाखिल दफ्तर कर दी जाए। उसामा साहब, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, टाइम खत्म हो गया। तो मैंने देखा कि मियाँ साहब और जरदारी साहब ये तो नैब पे यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी अदालत अवाम है, जितना मर्जी लूट लो फैसला अवाम कर देगी। अवाम ने समझा कि लूटा हुआ है तो वोट नहीं डालेगी, अगर वोट डाल दी इसका मतलब हम सारे साफ हैं। ये भी सही बात है। प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब
पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।